हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सास लर्निंग सेंटर में। दोस्तों, आज का विषय है हिंदी का वर्णमाला। हिंदी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसकी वर्णमाला को सही मायने में हम समझें। दोस्तों, आज का वीडियो आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या अपनी स्कूली परीक्षा में वर्णमाला से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्नों का हल आप यूँ दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये अनुरोध है, यदि आप इस चैनल में यदि नए हैं तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और साथ साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं, अर्थात वर्णों की माला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला को जानने के लिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो हिंदी भाषा के अंतर्गत उच्चारित अलग अलग ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है। अर्थात हम जब कोई बात किसी से बोलते हैं या अपनी बातों को किसी के सामने व्यक्त करते हैं, उस वक्त हमारे मुख से, जिह्वा से जो है अलग अलग ध्वनि तरंगें निकलती है। इन्हीं ध्वनि तरंगों को एक चिन्ह प्रदान किया गया है और इन्हीं चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। तो अब आगे चलते हैं। अब जानना चाहेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, अर्थात वर्णमाला कहने का तात्पर्य क्या होता है। तो माला कहने का तात्पर्य क्या होता है कि एक धागे में पिरे हुए कई वस्तुओं का एक समूह। अर्थात हिंदी भाषा में कुल 52 वर्ण होते हैं। इन्हीं 52 वर्णों को वर्णमाला कहा जाता है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। इससे पहले ही आपको बताया और आपको ये पता भी है कि हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है, परंतु 52 वर्णों में मूल वर्ण जो होते हैं केवल मात्र 44 होते हैं। कितने होते हैं? 44 होते हैं, जिनमें से तो मूल वर्णों की संख्या 44 होती है। तो बाकी के 8 वर्ण क्या होते हैं? तो बाकी के 8 वर्ण जो होते हैं वो अयोगवाह होते हैं। ठीक है, तो जिनमें से स्वरों की संख्या 13 होती है। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन जो मूल स्वर होते हैं केवल मात्र 11 होते हैं, उनमें से 2 अयोगवाह होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है, लेकिन जो मूल वर्ण होते हैं वो 33 होते हैं, 6 अयोगवाह होते हैं। अब देखते हैं कि मूल वर्ण, व्यंजन वर्ण। मूल व्यंजन वर्ण की संख्या जो होती है 33 होती है, और 33 मूल व्यंजनों में से उसे अलग अलग जो है विभाजित किया गया है, भागों में बांटा गया है। उससे हम लोग देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से बांटा गया है। तो स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन, इसकी संख्या 4 होती है। अनुस्वार व्यंजन, इसकी संख्या 1 होती है। उष्ण व्यंजन, इसकी संख्या 4 होती है। द्विगुण व्यंजन, इसकी संख्या 2 होती है। और विसर्ग व्यंजन, इसकी संख्या 1 होती है। ये अब इसके बारे में विस्तृत रूप से हम लोग आगे चल कर जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 1 अनुस्वार व्यंजन, 4 उष्ण व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन और 1 विसर्ग व्यंजन। ये सारे मिला करके कुल हो गए कितने? 33। अर्थात हमारे पास जो है 33 मूल व्यंजनों की संख्या है। अब आगे चलते हैं। अब जैसा कि जानते हैं कि वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। तो अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होता है उसे
स्वर वर्ण कहते हैं, अर्थात जो मूल वर्ण होते हैं, जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर्ण वर्णों की संख्या जो होती है 13 होती है, और जिसमें 2 अयोगवा होती है। इससे पहले भी आपको बताया गया। इसलिए मूल स्वरों की संख्या 11 ही मानी जाती है। तो जब ये प्रश्न उठेगा, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो उसका जो सही जवाब होगा वो 11 होती है। अब स्वर वर्ण को जो है 3 भागों में बांटा गया है। इसके प्रकार अगर देखेंगे तो इस स्वर वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा जो होता है इसे कहते हैं प्लूट स्वर। अब देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, अर्थात जैसे हम लोग बोलते हैं क, ई, ऊ, ओ, तो इससे आपको उच्चारण करते समय ही लगता होगा कि हमारे मुख से जो है कम समय लग रहा है, वो उच्चारण करने में उसकी जो समय अवधि है बहुत कम होती है। इसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। वहीं पे दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है, यानी इन स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, ओ। अब तीसरा है प्लूट स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में बाकी स्वरों की तुलना में कई गुना अधिक समय लगता है, उसे कहते हैं प्लूट स्वर। तो जैसे आप लोग उच्चारित करते हैं ओम, तो ओम में देखेंगे कि बाकी स्वरों की तुलना में काफ़ी अधिक समय लग रही है, इसीलिए इसे कहते हैं प्लूट स्वर। अब देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण के क्या कितने प्रकार होते हैं? तो व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होती है, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी आवश्यक हो जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हम लोग जब उच्चारण करते हैं क, तो क जब उच्चारित होता है तो उसमें क के साथ अ भी जुड़ता है, तो त के साथ अ भी जुड़ता है, अर्थात त। जब हम लोग यहाँ पे उच्चारण कर रहे हैं तो वहाँ पे उच्चारण में उस वक्त स्वर की सहायता लेनी होती है, यानी स्वर मिल करके ही उसे एक वर्ण पूर्ण वर्ण के रूप में निर्धारित करता है। ऐसे वर्ण को व्यंजन वर्ण करते हैं। अब जिससे पहले हम लोगों ने देखा कि व्यंजन वर्ण में जो स्पर्श व्यंजन वर्ण है, स्पर्श अर्थात जब हम जिसका उच्चारण करते समय जब जिह्वा जो है किसी न किसी जगह स्पर्श कर रही होती है, उसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और इसकी कुल संख्या 25 होती है। इसको कई वर्गों में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो क वर्ग में होते हैं क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये जो वर्ग है ये 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इससे कुल मिला करके हमारे पास 25 स्पर्शी व्यंजन हैं। अब देखेंगे कि इसके उच्चारण स्थान। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ये जो वर्ण है इसका उच्चारण कंठ से होती है, यानी उसका जो ध्वनि तरंगी हमारी कंठ से निकलती है, इसलिए इस वर्ग को कहा जाता है कंठ है। फिर च वर्ग च, छ, ज, झ, इसमें जिह्व का स्पर्श होता है हमारे
मुख के ऊपरी हिस्से से, ये इसे कहा जाता है तालव्य। ठीक है। फिर ट वर्ग में ट वर्ग जो ट ठ ड ढ ण, ये से मूर्धन्य कहा जाता है। फिर त वर्ग दांतों के साथ स्पर्श होने के कारण से इसे दंतय कहा जाता है। और प वर्ग चूँकि ओठों के स्पर्श होने के कारण से इसे ओष्ठ्य कहा जाता है। अर्थात क वर्ग के जो भी क वर्ग के जो पांचों वर्ण हैं वो कंठय होते हैं, च वर्ग के तालव्य होते हैं, त वर्ग के मूर्धन्य होते हैं, त वर्ग के दंतय होते हैं और प वर्ग के ओष्ठ्य होते हैं। अब आगे देखते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि जो वर्ण के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो ये स्पर्शी व्यंजन वर्ण तो हम लोगों ने देख लिया। अब अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, तो बाकी के जो बचे हुए य र ल व, ये अंतस्थ व्यंजन के रूप में माने जाते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहने का मतलब क्या होता है, जब व्यंजनों का, व्यंजन वर्णों का निर्माण या ठीक है बनावट के रूप में दो वर्णों का मेल होता है, तो ऐसे को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ त्र ज्ञ स्र, अक्ष त्र ज्ञ स्र। तो अक्ष अ से शुरू होता है, अ स, अक्ष। त्र त प्लस त प्लस र, त्र। य ग जोर य। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे चूँकि वर्णों के मिलावट से इस वर्ण का निर्माण होता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब है उष्ण, उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन यानी जब हम इसके उच्चारण में हमारे मुख से उष्मा निकली हो, गर्मी निकलती हो। जैसे श, श बड़ी श, ह, ये हो गए उष्ण व्यंजन। और एक प्रकार है वर्ण का उच्छित या द्विगुण, यानी जिसमें दो गुणों का मिश्रण हो, जैसे कि र ढ़, ये हो गए हमारे उच्छित या द्विगुण व्यंजन। आज इस वीडियो के माध्यम से ये जो आज वर्ण के बारे में आपकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, और जिससे आपको किसी भी तरह की परीक्षाओं में ठीक है किसी भी प्रकार की जो है असुविधा नहीं होगी। यदि आप इसे शुरू से अंत तक वीडियो को देखते हैं तो आपको वर्णमाला से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वर्ण जो होते हैं व्यंजन वर्ण में देखेंगे कि एक वर्ण कहा जाता है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण किसे कहते हैं, ये अघोष वर्ण क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि अघोष वर्ण क्या होता है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी जो तंत्र कंपित ना हो, तंत्र कंपित ना हो, उसे अघोष वर्ण कहते हैं। यानी जब भी हम उच्चारण करते हैं ना, तो हमारी जो तंत्र है, हमारे जो तंत्र है, जो है हमारी जो इंद्रियाएं हैं, वो कंपित होती है। ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिसमें कंपन नहीं होती है, तो ऐसे वर्णों को कहा जाता है अघोष वर्ण। जैसे कि हो गए प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। जैसे कि क वर्ग का हो गया क और ख। जब आप उच्चारण करेंगे क ख, इसमें हमारी जो तंत्रिकाएं जो है कंपन नहीं हो रही है, इसीलिए इसे कहते हैं अघोष वर्ण। दूसरा है सघोष या घोष। कहीं पे सघोष कहा जाता है और उसे ही घोष वर्ण के रूप में भी माना जाता है, यानी घोष वर्ण भी कहते हैं। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में तंत्र कंपित हो, अर्थात ठीक उसका विपरीत तंत्र कंपित हो, ऐसे वर्णों को सघोष या घोष वर्ण कहते हैं।
इसके उदाहरण के तौर पर प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन वर्ग में जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है उसे कहा जाता है सघोष। जैसे क वर्ग का हो गया ग, घ, अंग, अर्थात च वर्ग में हो गया ज, झ, य। ये हो गए आपके जो है घोष वर्ण। तो आप देख रहे हो कि ग बोलते समय ये जो हमारे जो मुख से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ये ध्वनि तरंग जो है एक कंपन के रूप में उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण से इसे घोष या सघोष वर्ण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब वर्ण का दूसरा रूप अल्प प्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं और महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं? अल्प प्राण किसे कहते हैं? सबसे पहले देखेंगे तो जिस वर्ण के उच्चारण में कम वायु निकलता हो, ठीक है। जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं तो मुख से एक वायु निकलती है, तो जब हाँ जिस वर्ण के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उसे अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। अल्प प्राण वर्ण कहा जाता है। जैसे कि क, ग, ट, ड, त, द। ये देखिए उच्चारण कर रहे हैं तो क, ग, ट, द, त, द। इसमें वायु की मात्रा काफ़ी कम निष्कासित हो रही है, अर्थात मुख से कम निकल रही है। वहीं पर देखते हैं महाप्राण। महाप्राण में जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक वायु निकलता है, यानी ज़्यादा की संख्या में वायु मुख से निकलता है, उसे कहते हैं अल्प प्राण वर्ण। जैसे कि हो गया ख, घ, छ, ठ, ढ, फ। तो देख रहे हैं कि जब हम लोग इसका उच्चारण कर रहे हैं, इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक जो है वायु निकल रही है, ऐसे वर्णों को महाप्राण वर्ण कहते हैं। तो इस वीडियो से आप लोगों को यह पूरी जानकारी मिल गई होगी कि वर्णों की अवधारणा क्या है, वर्ण क्या है, वर्ण के कितने प्रकार हैं, और इससे जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की अगर प्रश्न अगर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है या अपने स्कूली एग्जाम में आता है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार देख ले, अगर ज़रूरत पड़े तो 2 बार देख ले। अगर इसको पूरी तरह से अगर देख लेंगे, सही से समझ लेंगे, तो किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।